शाकाहार का राजनीतिकरण, हिंदू पहचान और संस्कृति पर सीधा प्रहार। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशु वसा के कथित उपयोग के बारे में हाल ही में हुए विवाद को पश्चिमी मीडिया में दूर दूर तक कोई कवरेज नहीं मिला, केवल बीबीसी को छोड़कर, जिसने अपनी न्यूज रिपोर्ट में इस मुद्दे का संक्षिप्त उल्लेख किया। तिरुपति लड्डू प्रसादम मुद्दे को लेकर पश्चिमी मीडिया का जो उदासीन रवैया हमें देखने को मिला, इसका एक मुख्य कारण व्यापक हिंदूफोबिक या हिंदू विरोधी फ्रेमिंग भी है, जो भारत और हिंदियों से संबंधित मुद्दों की पश्चिमी मीडिया कवरेज को सूचित करती है। हिंदूफोबिक फ्रेमिंग का सीधा अर्थ यह है कि हिंदियों से जुड़े मुद्दों को या तो पश्चिमी मीडिया नजरअंदाज कर देता है, या इन्हें यदि कवर भी करता है तो कुछ इस प्रकार से करता है कि यह कवरेज हिंदू विरोधी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है। हालांकि तिरुपति लड्डू मामले के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी मीडिया की उपेक्षा के पीछे एक गहरा कारण भी है। हिंदियों के लिए देवता को चराए जाने वाले भोजन में पशुओं की चर्बी की उपस्थिति, जिसे बाद में भक्तों द्वारा खाया जाता है, एक गंभीर उल्लंघन है जो ईशनिंदा, बेहतर शब्द की कमी के कारण के बराबर है। फिर भी अब्राह्मिक विश्वदृष्टि के भीतर, जो पश्चिमी और अब गैर पश्चिमी मीडिया को भी प्रभावित करती है, इस भावना का बहुत कम महत्व है। शुद्ध शाकाहार, या यहाँ तक कि एक सिद्धांत के रूप में शाकाहार के विचार को पूरी तरह से समझा या महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे इस मुद्दे पर हिंदियों की चिंताएं पश्चिमी नजरिए में तुच्छ या अप्रासंगिक लगती है। यही कारण है कि तिरुपति प्रसादम लड्डू में पशु वसा की मिलावट के मुद्दे ने उस प्रकार की नाराजगी नहीं पैदा की जैसी कि होनी चाहिए थी। पश्चिमी नजरिए से, जिसे दुर्भाग्य से कई हिंदुओं ने आत्मसात कर लिया है, इस घटना पर हिंदियों की प्रतिक्रिया को तिल का तार बनाने के रूप में देखा जाता है। भारतीय लेखक चेतन भगत ने भी हिंदुओं को उपदेश देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और तर्क दिया कि उन्हें प्रसादम की शुद्धता के बजाय सड़क पर बढ़ते गड्ढों की समस्या, वायु प्रदूषण और शैक्षिक घोटालों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगत जैसे लोग, जो भूरे सिपाही मानसिकता के प्रतीक हैं, उन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण को इस हद तक आत्मसात कर लिया है कि वे हिंदू चिंताओं को कम आंकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अक्सर सुर्खियों में बने रहने की अपनी उत्सुकता में सबसे जबरदस्त नस्लवादियों से भी कई कदम आगे निकल जाते हैं। इस विवाद से यह व्यापक निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू मूल्यों से गहराई से जुड़े होने के कारण शाकाहार वैश्विक वोकतंत्र के निशाने पर है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों को मनाने के लिए समर्पित 9 दिवसीय हिंदू त्योहार, जिसके दौरान कई हिंदू उपवास करते हैं, शाकाहारियों का मजाक उड़ाना इतना सामान्य हो गया है कि इस पर शायद ही कोई आपत्ति दर्ज कराता हो। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसे चुटकुले अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपवास करने वालों पर बनाए जाते, तो उन्हें क्या कभी भी स्वीकार्य माना जाता? लेकिन जब बात हिंदू परंपराओं की हो, तो सब कुछ चलता है। नतीजतन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि माने जाने वाले शाकाहारियों को मात्र शाकाहारी होने के लिए शर्मिंदा किया जाता है और उनकी बेहद नकारात्मक और विकृत छवि पेश की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शाकाहारी है। जाति के चश्मे से शाकाहार को परिभाषित करना। अपनी प्रभावशाली पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे पश्चिमी शिक्षाविद भारत के लिए एक समान क्रिटिकल कास्ट थ्योरी का निर्माण करने के लिए क्रिटिकल रेस थ्योरी का उपयोग एक टेम्पलेट के रूप में कर रहे हैं। वे एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जहां भारतीय जाति व्यवस्था को नस्लवाद सहित सभी प्रकार की वैश्विक असमानताओं और भेदभाव के मूल कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि तथाकथित उच्च जाति के हिंदुओं को परम उत्पीड़क के रूप में चित्रित किया जा रहा है, इस वास्तविकता को पूरी तरह से अनदेखा करके कि सभी जातियों के हिंदुओं को ऐतिहासिक रूप से इस्लामी और यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा अधीन किया गया है। यह रणनीति वैश्विक स्तर पर हिंदुओं और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जाति को हथियार बनाती है। इस प्रक्रिया में शाकाहार को भी इस पूरे प्रकरण में जबरन घसीटा गया है। भारत में कट्टरपंथी कम्युनिस्ट तंत्र ने इस विषैले आख्यान को अपनाया है और हिंदू भोजन विकल्पों को गहन जांच और आलोचना का विषय बनाकर इसे और आगे बढ़ाया है। शाकाहारियों को उनकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा रहा है और शाकाहारियों के अनुकूल नीतियों को लागू करने वाले संस्थानों को वामपंथी संगठनों द्वारा धमकाया जा रहा है और उन पर इन नीतियों को रद्द करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। नतीजतन शाकाहारियों को निशाना बनाना हिंदू प्रथाओं और पहचान को कमजोर करने का एक और साधन बन गया है। जुलाई 2023 में आईआईटी बॉम्बे एक विवाद का केंद्र बन गया,
जब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि संस्थान ने शाकाहारियों के लिए अलग से खाने की जगह निर्धारित की है और मांसाहारी लोगों को उस क्षेत्र में भोजन करने की अनुमति नहीं है। आईआईटी परिसर में एक छात्र निकाय अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल (एपीपीसी) ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। एपीपीसी ने आरोप लगाया कि भले ही आईआईटी बॉम्बे के पास शाकाहारियों के लिए अलग से क्षेत्र निर्धारित करने की कोई आधिकारिक नीति नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से ये बदलाव कर रहे हैं और इस तरह मांसाहारी छात्र भयभीत, अपमानित और भेदभाव महसूस कर रहे हैं। यह एक बड़े विवाद में बदल गया और कई मीडिया रिपोर्टों ने आईआईटी बॉम्बे पर जातिवादी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का आरोप लगाया। सितंबर 2023 में संगठन ने आधिकारिक तौर पर अपने छात्रावास कैंटीन में शाकाहारियों के लिए अलग टेबल निर्धारित की। हालांकि विवाद जारी रहा क्योंकि प्रेरित समूह आईआईटी बॉम्बे पर उच्च जातियों का गर होने का आरोप लगाते रहे। अक्टूबर 2023 में आईआईटी हैदराबाद में भी इसी तरह का विवाद हुआ था, जब संस्थान ने अपने भोजन क्षेत्र में शाकाहारियों के लिए एक अलग खंड बनाया था। यह निर्णय एक छात्र सर्वेक्षण के बाद लिया गया जिसमें पूछा गया था कि क्या छात्र भोजन के लिए केवल शाकाहारी स्थान पसंद करते हैं। छात्रों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के उद्देश्य से लिए गए एक प्रशासनिक निर्णय को मीडिया ने इस कदर सनसनीखेज बना डाला, जिसमें संस्थान पर जातिगत विशेषाधिकार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। जुलाई 2023 में सुधा मूर्ति, एक शिक्षिका, लेखिका, परोपकारी और राज्यसभा सदस्य, एक साक्षात्कार में यह उल्लेख करने के बाद विवादों में घिर गई कि वे विदेश यात्रा के दौरान अपना भोजन और खाना पकाने की चीजें साथ ले जाना पसंद करती है। उसका कारण वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजनों के लिए एक ही बर्तन का उपयोग किए जाने की संभावना से चिंतित थीं। इस सरल व्यक्तिगत पसंद को वोक मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सनसनीखेज बना दिया, जिन्होंने उन्हें निष्क्रियाक्रामक जातिवादी करार दे दिया। सुधा मूर्ति का तथाकथित अपराध मात्र यह था कि उन्होंने खुद को शुद्ध शाकाहारी के रूप में पहचाना और विदेशी रेस्तराओं में शाकाहारी भोजन के मांसाहारी व्यंजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों या कुकवेयर से दूषित होने की संभावना के बारे में खुले तौर पर अपनी चिंता व्यक्त की। सुधा मूर्ति की हानिरहित पसंद के खिलाफ उपजा यह आक्रोश एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह केवल उनके शब्दों को बयां चाहकर पेश करने या गलत व्याख्या करने के बारे में नहीं है, बल्कि शाकाहारियों के खिलाफ अतिस्तरकता के माहौल को दर्शाता है, जहां किसी के भोजन को चुनने के बुनियादी अधिकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और उस पर हमला किया जा रहा है। यह शत्रुता न केवल हास्यास्पद है, यह खतरनाक भी है, क्योंकि यह शाकाहारियों और उनकी व्यक्तिगत पसंद को कलंकित करती है। उनके आहार की सीमाओं का सम्मान करने के बजाय शाकाहारियों को उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में पेश करती है। शाकाहारियों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा रहा है, वह जनमत के लोकप्रिय स्पाइरल ऑफ साइलेंस सिद्धांत की याद दिलाता है। संक्षेप में, इस सिद्धांत का अर्थ है कि जनमत की सामान्य लहर के बारे में किसी व्यक्ति की धारणा उनके अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा को बहुत प्रभावित करती है। यानी, अगर व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय कुल मिलाकर अलोकप्रिय है, तो वह सचेत हो जाएगा और चुप रहना ही बेहतर समझेगा। वोक तंत्र शाकाहारी के रूप में अपनी पहचान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के विचार को इतना अलोकप्रिय और अवांछित बनाने पर तुला हुआ है कि शाकाहारी भी अंततः अपने निजी क्षेत्र में सिमट कर रह जाएंगे और अपनी पसंद की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से डरने लगेंगे, यह सोचकर कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। हालांकि यह सिर्फ शाकाहारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को चुप कराने का मामला नहीं है। शाकाहारी होने के विकल्प पर हर तरफ से जोरदार हमला किया जा रहा है, जिससे वह दिन दूर नहीं है जब शाकाहारियों को अपने खानपान की परंपराओं को त्यागने और जबरन मांस खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में आईआईटी बॉम्बे में समाजशास्त्र के प्रोफेसर सूर्यकांत वाघमोर ने संस्थान में शाकाहारियों के लिए अलग से भोजन स्थान आवंटित करने के बारे में बहस के संदर्भ में शाकाहारियों और उग्रवादियों, आतंकवादियों के बीच तुलना की। वाघमोर ने कथित तौर पर द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदू समुदाय, विशेष रूप से उच्च जाति, को उग्र शाकाहार के लिए जिम्मेदार ठहराया था और यह दावा किया था कि शाकाहार को जातिगत विशेषाधिकार के रूप में खाद्य प्रथाओं में पदानुक्रम और अलगाव के पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, जाति के चश्मे से शाकाहार को समझने वाले हिंदू समुदाय को लक्षित करते हैं, जिनमें से कई शुद्ध शाकाहारी हैं। इस संदर्भ में शुद्ध शाकाहारी शब्द का अर्थ केवल शाकाहारी भोजन खाने की प्रथा से है, जो मांसाहारी खाद्य पदार्थों के संपर्क में नहीं लाया गया है।
लेकिन वोक लॉबी शाकाहार की परंपरा पर जबरन जातिगत विमर्श थोप इस शब्द को विकृत कर रही है। शाकाहारियों को छोड़कर सभी को अपनी पसंद की आज़ादी। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब अपनी पसंद से जीवन जीने की आज़ादी को सर्वाधिक जरूरी माना जाता है, जैसा कि होना भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर चीजों की तरह अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जीने की यह आज़ादी भी एक चेतावनी के साथ आती है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इन्हें वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने की बात आती है तो इन मामलों में निहित पाखंड और दोगलापन उजागर हो जाता है। क्योंकि ऐसी श्रेणियों की चुनिंदा व्याख्या की जाती है ताकि कुछ हित समूहों को अधिक से अधिक शामिल किया जा सके और दूसरों को बाहर रखा जा सके। यह विचित्र है कि वही लॉबी जो पसंद की आज़ादी की अवधारणा को चरम स्तर पर ले जाती है जब किसी की अपनी पसंद की चीज़ खाने, हलाल मीट या अपनी पसंद की पोशाक पहनने, हिजाब की आज़ादी का बचाव करती है, शाकाहार को व्यक्तिगत पसंद की आज़ादी का मामला नहीं मानती। जब शाकाहार की बात आती है तो पूरा तर्क उलझ जाता है और शाकाहारी होना दूसरे के मांसाहारी भोजन खाने के अधिकार का उल्लंघन बन जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर शाकाहारी जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और हमलों का सामना करते हैं, वे मांसाहारी भोजन या इसे खाने वालों के बारे में कोई नकारात्मक बयान नहीं देते हैं। वे शायद सिर्फ शाकाहार की सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे होते हैं, और ऐसा करना किसी भी मानक से अपराध नहीं है। इसके स्वास्थ्य लाभों को साझा कर रहे होते हैं या इसे चुनने के अपने व्यक्तिगत कारणों की व्याख्या कर रहे होते हैं। फिर भी अगर हम पहले बताए गए उग्र शाकाहार के गूगल आई अवलोकन पर जाएं, तो अपने आहार विकल्पों के बारे में सकारात्मक बात करने वाले शाकाहारियों को भी भेदभावपूर्ण और दमनकारी के रूप में चित्रित किया जाता है। यही कारण है कि शाकाहारियों के लिए विशेष सेवाओं पर आक्रामक हमले आम होते जा रहे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण मार्च 2024 में शुरू की गई फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो की पूरी तरह से शाकाहारी सेवा के खिलाफ प्रतिक्रिया है। यह सेवा विशेष रूप से शुद्ध शाकाहारी ग्राहकों के लिए थी, जिसमें ऐसे रेस्तरां का चयन किया गया था जो विशेष रूप से शाकाहारी भोजन परोसते हैं, जिससे साझा बर्तनों, पैन या बर्तनों के माध्यम से मांसाहारी संदूषण का कोई जोखिम नहीं होता। इस सेवा को अलग पहचान देने के लिए ज़ोमैटो ने अपनी शाकाहारी डिलीवरी टीम के लिए हरे रंग की वर्दी निर्धारित की, जो उसके डिलीवरी कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली सामान्य लाल वर्दी की जगह लेती है। फिर भी केवल आहार संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने का एक प्रयास तीव्र आलोचना का लक्ष्य बन गया, जिस पर विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर ज़ोमैटो द्वारा लिए गए एक सीधे साधे व्यावसायिक निर्णय को सोशल मीडिया पर तिल का तार बना दिया गया। वोक नेटिज़न्स ने कंपनी पर जातिवादी, अपमानजनक और विभाजनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, मात्र इसलिए क्योंकि ज़ोमैटो ने शाकाहारियों की पसंद को ध्यान में रखकर एक अलग डिलीवरी टीम स्थापित की। वामपंथी मीडिया आउटलेट्स भी इस विवाद का फायदा उठाते हुए अपने हिंदू विरोधी, शाकाहार विरोधी बयानों को हवा देने लगे। आखिरकार ज़ोमैटो ने अपने शाकाहारी बेड़े के लिए हरी वर्दी सुविधा वापस ले ली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस अवसर का बेसब्री से फायदा उठाया और इसे शाकाहार की दमनकारी और उग्रवादी प्रकृति के खिलाफ एक कथित जीत के रूप में पेश किया। बीबीसी ने ज़ोमैटो इंडिया फूड डिलीवरी ऐप ने हरी वर्दी योजना वापस ली शीर्षक से एक स्टोरी चलाई, जो उग्रवादी शाकाहार की रूढ़ियों को पुष्ट करती है। लेख में कहा गया, भारत में मांस खाना देश की कठोर जाति प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। जो लोग खुद को शुद्ध शाकाहारी बताते हैं, वे अक्सर खाना पकाने और खाने के लिए अलग बर्तन रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी भी तरह के मांस के साथ न मिले। शाकाहार के संदर्भ में गलत धारणाओं को बढ़ावा देते हुए और इस कथन को आगे बढ़ाते हुए कि शाकाहार स्वाभाविक रूप से जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा हुआ है, जबकि शाकाहारियों को अपने भोजन विकल्पों पर खुलकर चर्चा करने की बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, वही वोक मांसाहारी लोग सोशल मीडिया पर इस प्रथा को खुलेआम ट्रोल करते हैं और शाकाहारियों का मजाक उड़ाते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण जून 2024 में देखने को मिला, जब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने खुद को जबरन वोक पुलिस की भूमिका में फिट बैठाते हुए एक फूड ब्लॉगर को उसके शाकाहारी होने पर गर्व है पोस्ट के लिए निशाना बनाया। पोस्ट में टैग न किए जाने के बावजूद भास्कर ने ब्लॉगर को उसकी शाकाहारी जीवनशैली की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया, जिससे गर्व की हानिरहित अभिव्यक्ति सार्वजनिक उपहास का अवसर बन गई। मुझे शाकाहारी होने पर गर्व है। मेरी थाली आंसुओं, क्रूरता और अपराधबोध से मुक्त है, ब्लॉगर ने लिखा था। जवाब में भास्कर लिखती है,
ईमानदारी से, मैं शाकाहारियों की इस आत्मधार्मिकता को नहीं समझती। आपका पूरा आहार बछड़े को उसकी मां का दूध न देने से बना है। गायों को जबरन गर्भवती करना और फिर उन्हें उनके बच्चों से अलग करना और उनका दूध चुराना। आप जड़ वाली सब्जियां खाते हैं, इससे पूरा पौधा मर जाता है। कृपया सिर्फ बकरीद होने की वजह से पुण्य का प्रदर्शन करने से बचें। सोशल मीडिया शाकाहारियों को निशाना बनाने वाली घिनौनी नफरत और रूढ़ियों से भरा पड़ा है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की कमी जैसी गलत धारणाएं व्यापक है और शाकाहारी भोजन का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जियां और दही जैसे मुख्य शाकाहारी खाद्य पदार्थों को जबरन गरीबी से जोड़ा जाता है, जैसे कि मांस न खाना वित्तीय अक्षमता का संकेत हो। ऑनलाइन स्पेस ऐसी शाकाहार विरोधी रूढ़ियां से पटा पड़ा है। हालांकि यह हर उदाहरण पर चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि शाकाहारियों को अक्सर उनके भोजन विकल्पों पर हमला करने वाली गलत सूचनाओं और शाकाहार विरोधी प्रोपोगेंडा का विरोध करने के अधिकार से वंचित किया जाता है। अगर वे अपने बचाव में कुछ बोलते हैं तो उन्हें तुरंत उग्र शाकाहारी करार दे दिया जाता है, जिससे खुद का बचाव करने का उनका कोई भी प्रयास विफल हो जाता है। शाकाहार विरोधी लॉबी का मुख्य निशाना है हिंदू धर्म। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदू धर्म शाकाहार विरोधी लॉबी का अंतिम लक्ष्य है। जाति विशेषाधिकार की स्थिति से शाकाहार को जानबूझकर पेश करने के इस षड्यंत्र से हिंदू विरोधी प्रचार की बू आती है। यह इस जटिल वास्तविकता को नजरअंदाज करता है कि 21वीं सदी में शाकाहारी होने का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तेजी से एक जीवनशैली विकल्प बनता जा रहा है। कई हिंदू मांसाहारी हैं, जबकि कई गैर हिंदू शाकाहार का पालन करते हैं। लेकिन वोक लॉबी तथाकथित उग्र शाकाहार पर नजर रखने की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाना चाहती है। वोक तंत्र हिंदू जीवन शैली, त्योहारों, संस्कृति, परंपराओं आदि पर व्यवस्थित रूप से हमला कर रहा है और खानपान की आदतों पर हमला उसी पैटर्न का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म अहिंसा या अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर देता है, जैसा कि प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और लेखक डॉ. डेविड फ्रोली ने एक लेख में कहा है कि अहिंसा और शाकाहारी भोजन लंबे समय से भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं, चाहे वह वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन। उन्होंने आगे जोर दिया कि भले ही हिंदू धर्म शाकाहार को यौगिक और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता के रूप में प्रोत्साहित करता है और हिंदू आश्रम और मंदिर नियमित रूप से केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं, हिंदू धर्म सभी स्तरों के लोगों को गले लगाता है और किसी पर शाकाहार नहीं थोपता है। फ्रोली आगे बताते हैं कि कैसे वामपंथी विद्वानों ने जानबूझकर हिंदू प्रथाओं के मांसाहार पक्ष पर अधिक जोर दिया है, उन प्रथाओं के संदर्भ की सूक्ष्म समझ के बिना, शायद राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से। डेविड फ्रोली ने आगे बताया कि ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, में मुख्य प्रसाद में घी, शहद, दूध, दही, अनाज आदि जैसे विभिन्न पौधे और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि पौधे और डेयरी उत्पादों पर जोर देने के विपरीत ऋग्वेद में वास्तविक पशु बलि के संदर्भ केवल मुट्ठी भर है और वे भी अत्यधिक प्रतीकात्मक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डेविड फ्रोली ने हिंदू धर्म के अकादमिक विकृतीकरण को उजागर किया है, जिसमें वामपंथी विद्वान वैदिक ग्रंथों में मांस खाने के कुछ संभावित उदाहरणों को यादृच्छिक रूप से उठाते हैं और फिर इन उदाहरणों को बड़े पैमाने पर हिंदू विरोधी गलत सूचना और शाकाहार विरोधी प्रचार फैलाने के लिए बया चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसी विकृतियों से निपटने के लिए हिंदुओं को अपने धर्म को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। उन्हें ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से हिंदू समूहों और प्रथाओं की विविधता के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू धर्म कुल मिलाकर पवित्रता की मान्यता को बढ़ावा देता है। इसमें व्यक्तियों, संस्कृतियों, पौधों, जानवरों और प्रकृति की पूरी दुनिया के संदर्भ में जीवन की विविधता का सम्मान करना शामिल है। हिंदू शाकाहार उस मान्यता से उत्पन्न हुआ और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जाने माने लेखक स्टीफन नेप, जो खास तौर पर वैदिक संस्कृति पर अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं, लिखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में शाकाहार की प्रशंसा की गई है। उनका कहना है कि वैदिक ग्रंथों के गहन शोध से कई संदर्भ सामने आते हैं जो मांसाहार और अनावश्यक पशुवध के कर्म संबंधी खतरों को स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। नेप इस बात पर जोर देते हैं कि वेदों में सुझाव दिया गया है कि आध्यात्मिक और यहाँ तक कि भौतिक प्रगति के लिए मांसाहार को छोड़ देना चाहिए। इस विषय पर स्टीफन नेप का विस्तृत लेखन उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है जो इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं।
उन्होंने वैदिक शास्त्रों से बड़े पैमाने पर उद्धरण दिए हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वेदों ने शाकाहारी जीवन शैली का प्रचार कैसे किया। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हिंदू शास्त्र शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि शाकाहार विरोधी लॉबी इसे समस्याग्रस्त मानती है। हिंदू धर्म और उसके सिद्धांतों के साथ इसके घनिष्ठ संबंध के कारण शाकाहार को नकारात्मक माना जाता है, जिससे यह अब्राह्मिक तंत्र द्वारा सिंचित जागृत विश्व दृष्टिकोण का लक्ष्य बन जाता है। विडंबना यह है कि वेगनिज्म शाकाहार का एक और भी सख्त रूप, जिसमें डेयरी उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है, उसी स्तर की आलोचना के अधीन नहीं है। वास्तव में वेगन होने को अक्सर वोक और प्रगतिशील के रूप में मनाया जाता है, जबकि शाकाहारी होने को जातिवादी और प्रतिगामी करार दिया जाता है। यह स्पष्ट दोहरा मापदंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि शाकाहार को व्यवस्थित रूप से शैतानी रूप देने का उद्देश्य अंततः हिंदू धर्म और उससे जुड़ी प्रथाओं को बदनाम करना है। निष्कर्ष: बहुत से शाकाहारी इन चिंताओं को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब भी अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं और मीडिया की बातें उनके जीवन पर असर नहीं करती। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। शाकाहार का दानवीकरण अब नकारात्मक धारणाओं और बयानबाजी तक सीमित नहीं है, यह सक्रिय व्यवधान में बदल गया है। जैसा कि जोमेटो की शाकाहारी डिलीवरी टीम के खिलाफ प्रतिक्रिया और आईआईटी में शाकाहारियों के लिए अलग खाने की जगहों पर हंगामे में देखा गया है, कट्टर वामपंथी शाकाहारी समुदायों का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को आक्रामक रूप से लक्षित कर रहे हैं। शाकाहारियों के लिए स्थापित विशेष सेवाओं पर हमला हो रहा है, और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो यह अंततः रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों में शाकाहारी विकल्पों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। यह अभियान केवल शब्दों के खेल से आगे बढ़ गया है और अब शाकाहारी समुदायों की सहायता प्रणालियों को खत्म करने पर केंद्रित है, जो सीधे उनकी पसंद और जीवन शैली को प्रभावित करता है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के एक निर्देश को लेकर हिंदू त्योहार कांवर यात्रा के दौरान एक विवाद छिड़ गया, जिसमें सभी दुकानों और भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। यह निर्णय हिंदू तीर्थयात्रियों की चिंताओं को संबोधित करने हेतु लिया गया था कि मुस्लिम स्वामित्व वाले रेस्तरां जो कि मांसाहारी व्यंजन भी परोसते हैं, वे हिंदू नामों का उपयोग करते हैं। यह देखते हुए कि कांवर यात्रा के तीर्थयात्री पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करने के नियमों का पालन करते हैं, इस निर्देश का उद्देश्य भक्तों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। लेकिन वामपंथी उदारवादी मीडिया ने इस मुद्दे को जल्दी ही एक बड़े विवाद में बदल दिया और हिंदू तीर्थयात्रियों की आहार संबंधी भावनाओं का सम्मान करने के लिए गए एक साधारण प्रशासनिक निर्णय को अल्पसंख्यक उत्पीड़न, उच्च जाति के विशेषाधिकार और भी न जाने किन किन सनसनीखेज रूपों में प्रस्तुत किया गया। यदि किसी अन्य धार्मिक समुदाय के लिए ऐसा प्रशासनिक निर्णय लिया गया होता तो संभवतः इसे उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उपाय के रूप में देखा जाता और मामला बिना किसी विवाद के वही समाप्त हो जाता। लेकिन कांवर यात्रा के मामले में नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता वाले निर्देश ने एक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। यह स्थिति हिंदू शाकाहारियों की अनिश्चित स्थिति को उजागर करती है। अब समय आ गया है कि हिंदू यह पहचाने कि शाकाहार पर हमला सिर्फ खाने के विकल्पों को लेकर नहीं है, यह हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं पर व्यापक हमला है। हिंदुओं को इस तथ्य को समझना चाहिए कि शाकाहार का बचाव सिर्फ खानपान की प्राथमिकताओं के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के बारे में है।